गजनवीद्स। 9th सेंचुरी के एंड में ट्रांस ऑक्सियाना, खुरासान और ईरान के कुछ पार्ट्स समानिड्स के रूल में थे, जो खुद को इरेनियन डिसेंट का मानते थे। नॉर्थ और ईस्टर्न फ्रंटियर्स में वो लगातार नॉन मुस्लिम ट्राइब्समैन से बैटल कर रहे थे। इसी बीच एक नए तरह के सोल्जर्स, गाजी, उभर कर आए, जो फाइटर्स होने के साथ ही मिशनरीज भी थे। समानिद गवर्नर्स में से एक टर्किश स्लेव था, अल्पतिकिन, जिसने समय के साथ अपना एक इंडिपेंडेंट किंगडम गजनी में सेटअप किया। इनका मेन मकसद था इस्लामिक लैंड्स को प्रोटेक्शन देना। इसी कॉन्टेक्स्ट में 998 से 1030 के बीच महमूद गजनी की थ्रोन पर बैठा। महमूद की रूल में इरेनियन पेट्रियटिज्म और पर्शियन लैंग्वेज और कल्चर का रिसर्जेंस हुआ, यानी टर्क्स अब न सिर्फ इस्लामाइज्ड थे बल्कि पर्शियनाइज्ड भी हो गए। यही कल्चर टर्क्स 200 साल बाद इंडिया में लाने वाले थे। एक तरफ जहां महमूद को मिडीवल मुस्लिम हिस्टोरियंस ने इस्लाम का हीरो माना, वहीं दूसरी ओर इंडिया में उसकी मेमोरी एक प्लंडरर और डिस्ट्रॉयर ऑफ टेम्पल्स की है। ऐसा कहा जाता है कि महमूद ने 17 बार इंडिया में रेड्स की। इनिशियली ये रेड्स हिंदू शाही रूलर्स की तरफ डायरेक्टेड थी, जो उस समय पेशावर और पंजाब में रूल कर रहे थे। उदभांडा और वही हिंद में हिंदू शाहीज की कैपिटल थी। हिंदू शाही रूलर जयपाल को 1001 की बैटल ऑफ पेशावर और उसके सन आनंदपाल को 1009 में महमूद ने डिफीट किया। ये बैटल डिसाइसिव रही, क्योंकि इस बैटल में शाहीज का वर्चस्व खत्म हुआ और महमूद ने झेलम तक अपनी टेरिटरी एक्सपैंड कर ली। एक नोटवर्दी बात यह रही कि कोई भी राजपूत रूलर ने शाहीज की मदद नहीं की, और गुर्जर प्रतिहाराज के कमजोर होने के कारण भी शाहीज ने यह बैटल ऑलमोस्ट अकेले ही लड़ा। 1015 से अगले 6 साल तक महमूद ने इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में कई एक्सपीडिशंस किए, रिच टेम्पल्स और टाउन्स को लूटा, जिससे उसको सेंट्रल एशियन वॉर्स में मदद मिली। उसकी सबसे डेयरिंग रेड्स 1018 में कन्नौज और 1025 में सोमनाथ गुजरात की रेड्स थी। कोई भी स्ट्रॉन्ग स्टेट नहीं होने के कारण महमूद ने बिना किसी रेजिस्टेंस के रेड्स को अंजाम दिया, लेकिन किसी भी स्टेट को एनेक्स नहीं किया। इंडो गैंजेटिक रीजन गजनी से दूर होने के कारण इनको एनेक्स नहीं किया, लेकिन नॉर्थ वेस्ट इंडिया के कुछ रीजन्स को जरूर उसने एनेक्स किया। 1025 की सोमनाथ की रेड में महमूद राजपूत को शॉक देने के ऑब्जेक्टिव से आया। वहां उसने शिवलिंगम को डिस्ट्रॉय कर दिया। वापसी में उसको रेजिस्टेंस देने वाले जाट्स को उसने 1 साल बाद वापस आकर पनिश किया। 1030 में उसकी डेथ हुई। दोस्तों, यहां यह समझना जरूरी है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया यानी पंजाब और मुल्तान के कॉन्क्वेस्ट ने नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स को कंप्लीटली चेंज कर दिया। टर्क्स ने पहली बार नॉर्थ वेस्ट इंडिया की माउंटेन्स को क्रॉस किया और इंडो गैंजेटिक रीजन तक के एरिया को ओपन कर दिया। इसके बावजूद अगले 150 साल तक टर्क्स इस रीजन तक अपनी कॉन्क्वेस्ट एक्सटेंड नहीं कर पाए। इसके मेन कारण थे सेंट्रल एशिया और नॉर्थ इंडिया में चल रही पॉलिटिकल टसल और इंस्टेबिलिटी। सेल्जुक एम्पायर से डिफीट के बाद गजनवीद एम्पायर भी श्रिंक होकर गजनी और पंजाब तक सीमित रह गया। तो दोस्तों, ब्रीफ में एक बार अगर देखें तो महमूद गजनी की रेड्स के इफेक्ट्स कुछ इस प्रकार थे। खाइबर पास, जो कि एक तरह से गेटवे ऑफ इंडिया था, वो अब परमानेंटली फॉरेनर्स के कब्जे में आ गया था। इंडिया के राजपूत स्टेट्स डिफीट हो चुके थे और डिमोरलाइज्ड भी। इंडिया की पॉलिटिकल डिवीजन और डिसयूनिटी अब फॉरेनर्स के सामने एक्सपोज हो चुकी थी। सिटीजन्स का होलसेल मैसेकर हुआ, सिटीज और टेम्पल्स को लूटा गया और इस्लाम में फोर्सेबल कन्वर्जन्स देखने को मिले। तो ओवरऑल अभी तक हमने देखा कि कैसे महमूद ऑफ गजनी ने इंडिया को इन्वेड तो किया, पर टर्क्स नॉर्थ इंडिया में अपना रूल सेटअप नहीं कर पाए। पर इसके चलते नॉर्थ इंडिया में कई राजपूत स्टेट्स उभर कर आए। आइए जानते हैं इनके बारे में। द राजपूत स्टेट्स। प्रतिहारा एम्पायर के ब्रेक होने के बाद नॉर्थ इंडिया में कई राजपूत स्टेट्स एग्जिस्टेंस में आ गए। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट रहे गाहड़वालाज ऑफ कन्नौज, परमार्स ऑफ मालवा और चौहान्स ऑफ अजमेर। कुछ स्मॉल डायनेस्टीज भी सेटअप हुई, जैसे कालाचूरीज ऑफ जबलपुर, चंदेलाज ऑफ बुंदेलखंड, चालुक्याज ऑफ गुजरात, तोमर्स ऑफ दिल्ली एटसेट्रा। बंगाल पालाज के रूल में ही रहा और कुछ समय बाद वहां सेनाज का रूल सेटअप हुआ। अपने पीक पर गाहदवार किंगडम बिहार के मुंगेर से दिल्ली तक एक्सटेंड करता था। इसके ग्रेटेस्ट रूलर थे गोविंद चंद्र फ्रॉम 1114 टू 1155। कन्नौज इसकी कैपिटल थी और बनारस सेकंड कैपिटल। गाहडवार्स गजनवीद रेड्स के सबसे बड़े डिफेंडर माने जाते हैं। चौहान्स ने 10th सेंचुरी के एंड में नाडौल में अपनी कैपिटल सेटअप की। विग्रहराज, जो कि चौहान्स के ग्रेटेस्ट रूलर्स में से माने जाते हैं, ने अजय मेरू यानी प्रेजेंट डे अजमेर में अपनी कैपिटल सेटअप की। विग्रहराज ने दिल्ली के तोमर्स को 1151 में डिफीट करके दिल्ली को कैप्चर किया। मालवा के परमार्स के फेमस रूलर भोज से विग्रहराज लगातार कॉन्फ्लिक्ट में रहे। चौहान्स के सबसे फेमस रूलर रहे पृथ्वीराज III, जिन्होंने 1177 में थ्रोन संभाली। थ्रोन संभालते ही पृथ्वीराज ने एक्सपेंशन की विगरस पॉलिसी को स्टार्ट कर दिया। इसके चलते कई छोटे छोटे राजपूत स्टेट्स को उन्होंने अपने अंडर में कर लिया, लेकिन गुजरात के चालुक्य रूलर्स के खिलाफ वो सक्सेसफुल नहीं हुए। इस नाकामी के बाद पृथ्वीराज को गंगा वैली की तरफ रुख करना पड़ा। इस तरह चौहान्स लगातार चंदेल और गाहदवार रूलर से कॉन्फ्लिक्ट में रहे। इन्हीं राइवलरीज के कारण राजपूत रूलर्स के लिए एकजुट होकर गजनवीद्स को पंजाब से रिमूव करना इम्पॉसिबल हो गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गुरीद एम्पायर के मोहम्मद गौरी के इंडियन कॉन्क्वेस्ट और राजपूत से स्ट्रगल के बारे में। मोहम्मद ऑफ गूर। गुरीद्स की शुरुआत गजनी के वैसल्स यानी एक तरह के जागीरदार के रूप में हुई,
लेकिन जल्दी ही उन्होंने गजनवीद एम्पायर को खत्म कर दिया। इस दौरान ईरान में एक नया एम्पायर क्रिएट हुआ, ख्वारिज़मी एम्पायर, जिन्होंने गुरीज के सेंट्रल एशियन एम्बिशंस पर रोक लगाई। इसके चलते अब गुरीज के पास इंडिया की तरफ एक्सपेंशन करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। 1173 में शहाबुद्दीन मोहम्मद और मोहम्मद अफगूर फ्रॉम 1173 टू 1206 ने गजनी की थ्रोन संभाली। गोमल पास के रास्ते से होकर मुल्तान और उच्च को कॉन्कर किया। 1178 में मोहम्मद गौरी ने गुजरात में पेनिट्रेट करना चाहा, पर गुजरात रूलर ने उसको माउंट आबू के पास हुई एक बैटल में डिफीट किया और वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। 1190 तक मोहम्मद पेशावर, लाहौर और सियालकोट को कॉन्कर करके दिल्ली और गंजेटिक दुआब पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया। वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ इंडिया में भी चौहान्स की पावर लगातार बढ़ती जा रही थी। उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ टर्क्स को डिफीट किया, जिन्होंने राजस्थान को इन्वेड करने की कोशिश की। चौहान्स दिल्ली को 1151 में ऑलरेडी कॉन्कर कर चुके थे, दिल्ली के तोमर्स को डिफीट करके। इस तरह चौहान्स के पंजाब की तरफ एक्सपेंशन से उनका डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट गुरीद रूलर से हुआ। मोहम्मद अफगूर और उस समय के चौहान रूलर पृथ्वीराज चौहान के बीच बैटल अब इनेविटेबल था, और यह बैटल शुरू हुई तबर हिंद फोर्ट के क्लेम से। यह फोर्ट आज के पंजाब के भटिंडा में सिचुएटेड है। 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराई में चौहान्स ने गुरीद फोर्सेस को डिफीट कर दिया, लेकिन गुरीद्स को पंजाब से रिमूव करने की कोशिश नहीं की। एक साल में मोहम्मद ने अपनी फोर्सेस को रीग्रुप किया और 1192 में सेकेंड बैटल ऑफ तराई हुई। यह बैटल इंडियन हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। इंडियन फोर्सेस की स्ट्रेंथ ज्यादा थी, लेकिन टर्किश आर्मी वेल ऑर्गेनाइज्ड थी। इसके और भी कुछ कारण थे जो हम लास्ट सेक्शन में देखेंगे। इन रीजंस के कारण चौहान्स की डिफीट हुई और टर्किश आर्मीज ने अजमेर को कॉन्कर कर लिया। कुछ समय तक पृथ्वीराज को अजमेर पर रूल करने दिया गया। जल्द ही कंस्पिरेसी के चार्ज में फंसाकर पृथ्वीराज को एग्जीक्यूट करवा दिया गया। इस तरह कुछ ही समय में दिल्ली और ईस्टर्न राजस्थान का एरिया टर्किश रूल में आ गया। यहां तक कॉन्कर करने के बाद अब टर्किश फोर्सेस ने गंगा वैली यानी बिहार और बंगाल तक के एरिया को अपना टारगेट बनाया। आइए देखते हैं कैसे इस रीजन को टर्क्स ने कॉन्कर किया। टर्किश कॉन्क्वेस्ट ऑफ द गंगा वैली। 1192 से 1206 के बीच टर्किश रूल अब गंगा, जमुना दोआब और उसके आसपास के एरिया तक एक्सटेंड हो चुका था। बिहार और बंगाल को भी ओवररन कर दिया गया। दोआब में खुद को एस्टैब्लिश करने के लिए सबसे पहले टर्क्स को कन्नौज के पावरफुल गाढ़वाला किंगडम को डिफीट करना था। गाढ़वाला रूलर जयचंद्र ने 2 डेकेड्स तक शांति से रूल किया। तराई की बैटल के बाद मोहम्मद गौरी गजनी लौट गया और इंडियन अफेयर्स को उसके एक ट्रस्टेड स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों सौंप दिया। 1194 तक टर्क्स ने सबसे पहले अपर दोआब में कब्जा किया, जिसके लिए गाढ़वालाज ने कोई भी अपोजिशन नहीं किया। इसी साल मोहम्मद इंडिया वापस आया। 50,000 की कैवलरी यानी घुड़सवार सेना के साथ जमुना को क्रॉस करके कन्नौज की तरफ मूव करने लगा। कन्नौज के पास चंदावार में जयचंद्र और मोहम्मद के बीच फियर्स बैटल हुआ, जिसमें जयचंद्र की एरो से डेथ हो गई और उसकी आर्मी की डिफीट हुई। इसके बाद मोहम्मद बनारस की ओर बढ़ा और सिटी को डिस्ट्रॉय करके वहां के टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। इस तरह बिहार के बॉर्डर्स तक की ह्यूज टेरिटरी में अब टर्क्स का रूल सेटअप हो गया। बैटल ऑफ तराई और चांदावार ने ही नॉर्थ इंडिया में टर्किश रूल के फाउंडेशन को सेटअप किया। 1206 में अपनी डेथ तक मोहम्मद ने बयाना और ग्वालियर के फोर्ट्स को ऑक्यूपाई कर लिया, जो दिल्ली को सदर्न साइड से प्रोटेक्शन देने वाले थे। कुछ समय बाद ऐबक ने कलिंजर, महोबा और खाजुराहो को चंदेल रूलर से कॉन्कर किया। दोआब में बेस बनाने के बाद टर्क्स ने नेबरिंग एरियाज में कई रेड्स की। गुजरात के रूलर भीमा II को 1197 में ऐबक ने डिफीट किया और कई टाउन्स को डिस्ट्रॉय किया और प्लंडर किया। एज कंपेयर टू वेस्टर्न इंडिया, टर्क्स ईस्ट में ज्यादा सक्सेसफुल रहे। बनारस के बियॉन्ड के एरियाज के इंचार्ज बख्तियार खलजी ने बिहार में फ्रीक्वेंट रेड्स की, जो किसी के रूल में नहीं था। इन रेड्स में उसने बिहार, नालंदा और विक्रमशिला की कुछ फेमस बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज पर अटैक कर डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके बाद खलजी ने 1204 में नादिया में सेना रूलर लक्ष्मण सेना को डिफीट किया और सेना कैपिटल लखनौती को ऑक्यूपाई कर लिया। इसके बाद बख्तियार खिलजी ने असम की ब्रह्मपुत्र वैली में एक्सपेंशन करना चाहा, जो कि उसके लिए खतरनाक साबित हुआ। असम के माग रूलर्स ने उसको बुरी तरह डिफीट किया और कुछ समय बाद ही उसकी डेथ हो गई। जब ऐबक और टर्किश और खलजी चीफ्स नॉर्थ इंडिया में एक्सपेंशन कर रहे थे, तब मोहम्मद सेंट्रल एशिया में गुरीद एम्पायर का एक्सपेंशन कर रहा था। 1203 में ख्वारिज़मी एम्पायर ने मोहम्मद गौरी को डिफीट किया, जिसके बाद इंडिया में उसके कई ओपोनेंट्स ने रेबल करना चालू कर दिया। इनमें से एक वेस्टर्न पंजाब की ट्राइब थी, खोखर्स, जिन्होंने लाहौर और गजनी के बीच कम्युनिकेशंस ब्रेक कर दिए। 1206 में मोहम्मद गौरी ने इंडिया में अपना लास्ट कैंपेन किया, जिसमें वो खोखर्स से डील करने आया। उसने खोखर्स का लार्ज स्केल स्लॉटर करवाया और वापसी के समय उसका असैसिनेशन हो गया। तो इस तरह टर्किश आर्मी ने एक एक करके पूरे नॉर्थ इंडिया में अपना रूल सेटअप किया। मोहम्मद गौरी की डेथ के बाद भी उसके रॉयल स्लेव्स ने उसकी प्लंडर और कॉन्क्वेस्ट की लेगेसी को बनाए रखा। दोस्तों, सिर्फ 15 साल में नॉर्थ इंडिया के सभी लीडिंग स्टेट्स का टर्किश आर्मीज के द्वारा डिफीट होना कोई आम बात नहीं थी। तो आइए एक नजर डालते हैं राजपूत रूलर्स के डिफीट के कारणों पर। कॉजेज ऑफ द डिफीट ऑफ द राजपूत्स। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि कोई भी एम्पायर या कंट्री को तभी कॉन्कर किया जा सकता है जब वो सोशल और पॉलिटिकल वीकनेसेस से सफर कर रही हो, या फिर वो अपने नेबर्स के कंपैरिजन में इकोनॉमिकली और मिलिटरीली बैकवर्ड हो।
रिसेंट रिसर्च से पता चलता है कि टर्क्स के पास इंडियंस के कंपैरिजन में कोई सुपीरियर वेपन्स नहीं थे। आयरन स्टिरप्स का स्प्रेड इंडिया में 8th सेंचुरी में हो चुका था। टर्किश बोज लॉन्ग डिस्टेंस तक एरोज को शूट कर सकते थे, लेकिन इंडियन बोज ज्यादा एक्यूरेट और डेडली थे, जिसमें एरोज को पॉइजन में डिप किया जाता था। हैंड टू हैंड कॉम्बैट में इंडियन सोर्ड्स दुनिया की बेस्ट सोर्ड्स मानी जाती थी। इंडियंस के पास एलिफेंट्स का भी एडवांटेज था, लेकिन यह पॉसिबल है कि टर्क्स के हॉर्सेस इंडियन हॉर्सेस के कंपैरिजन में ज्यादा स्विफ्ट और स्टर्डी थे। इंडियंस की मेन वीकनेस थी सोशल और ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेस। बढ़ते फ्यूडलिज्म के कारण लोकल लैंडेड एलिमेंट्स और चीफ्स बढ़ते चले गए, जिसके चलते एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन वीक हो गया। रूलर्स को इन चीफ्स पर डिपेंडेंट होना पड़ता था, जो रेयरली ही कोऑर्डिनेशन में काम करते थे और बैटल के तुरंत बाद अपने अपने एरियाज में डिस्पर्स हो जाते थे। इंडियन आर्मी को एज एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ हॉर्समैन की तरह मूव करने की प्रैक्टिस नहीं थी, जिससे वो लंबी डिस्टेंसेस तक जा पाते और फाइट और मैन्यूवर कर पाते। राजपूत के पास हेविली आर्म्ड कैवलरी और माउंटेड आर्चर्स की लार्ज बॉडी भी नहीं थी। दूसरी तरफ टर्क्स के ट्राइबल स्ट्रक्चर और एकता और खालिसा सिस्टम्स के कारण टर्क्स लार्ज स्टैंडिंग आर्मीज इकट्ठा कर सकते थे, जो कि लंबे समय तक बैटल करने के लिए तैयार थी। एकता सिस्टम में एक टर्किश चीफ को एक पीस ऑफ लैंड अलॉट किया जाता था, जिसे एकता बोलते थे। स्टेट को दिए जाने वाले लैंड रेवेन्यू और टैक्सेस को टर्किश चीफ कलेक्ट करता था। इसके बदले में उसको रूलर की सर्विस में एक बॉडी ऑफ ट्रूप्स मेंटेन करनी होती थी। ये एकता ग्रांट्स हेरिडिटरी नहीं थी, खालिसा उन लैंड पीसेस को बोलते थे जिनका रेवेन्यू डायरेक्ट सुल्तान के पास जाता था। इन्हीं सिस्टम्स के कारण टर्किश आर्मीज हाईली सेंट्रलाइज्ड थी। कई टर्किश ऑफिसर्स स्लेव्स थे जिनको वॉरफेयर के लिए ट्रेन किया गया था और सुल्तान की सर्विस में ग्रो हुए। इन पर सुल्तान अपना टोटल ट्रस्ट रख सकता था। अब आते हैं कंक्लूजन पर। कंक्लूजन, राजपूत की डिफीट और टर्क्स का इंडियन कॉन्क्वेस्ट पिछली कुछ सेंचुरीज के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाना चाहिए। 10th सेंचुरी के एंड से ही टर्क्स ने इंडिया और उसकी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया था। राजपूत्स ने टर्क्स के खिलाफ स्टिफ रेजिस्टेंस किया और कई बार टर्किश आर्मीज को डिफीट भी किया, लेकिन ऐसा कहा जा सकता है कि राजपूत्स में स्ट्रेटेजिक विजन मिसिंग था। काबुल और लाहौर, जो कि इंडिया की आउटर बाउंड्रीज थी, उनको टर्क्स द्वारा कैप्चर करने के बाद भी राजपूत्स ने इन रीजन्स को रिकवर करने का कोई भी अटेम्प्ट नहीं किया और पंजाब से गजनवीज को रिमूव करने के लिए भी कोई खास स्टेप नहीं लिया। राजपूत्स की नजर सिर्फ इंडिया में फिक्स्ड रही और सेंट्रल एशिया में हो रही डेवलपमेंट्स पर उनका ध्यान कम ही रहा, जबकि सेंट्रल एशिया में होने वाले पॉलिटिकल चेंजेस ने हमेशा ही इंडिया की हिस्ट्री में एक की रोल प्ले किया। इन्हीं कारणों के चलते टर्क्स ने अगले 200 साल तक नॉर्थ इंडिया में राज किया। द स्लेव डायनेस्टी 1000 से 1200 AD का दौर नॉर्थ इंडियन टेरिटरी के डोमिनेशन के लिए एक लंबी स्ट्रगल का दौर रहा। इस पीरियड की शुरुआत प्रतिहारा एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन से स्टार्ट हुई। इसके बाद नॉर्थ इंडिया में राजपूत स्टेट्स का राइज हुआ और नॉर्थ वेस्ट से टर्किश इन्वेजन्स देखने को मिले। इन्वेजन्स और नॉर्थ इंडिया के डोमिनेशन के लिए स्ट्रगल का ये लंबा समय 1206 में मोहम्मद गौरी की डेथ के बाद एंड हुआ। आज इस कहानी में हम बात करेंगे मोहम्मद गौरी के बाद नॉर्थ इंडिया में सेटअप हुई पहली डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी के बारे में और देखेंगे इस डायनेस्टी के रूलर्स और उनके रूल के बारे में। शुरू करने से पहले ब्रीफ में बैकग्राउंड समझ लेते हैं। बैकग्राउंड, दोस्तों, स्लेव डायनेस्टी का पहला रूलर कुतुबुद्दीन ऐबक था। 1206 के पहले ऐबक मोहम्मद गौरी का एक टर्किक मामलूक जनरल था। मामलूक ऐसे सोल्जर को कहते थे जो एक स्लेव था। 1192 में बैटल ऑफ तराइन के बाद मोहम्मद गौरी ने ऐबक को इंडियन अफेयर संभालने के लिए अपॉइंट किया था। 1192 से 1206 में गौरी की डेथ तक ऐबक ने गुरीद डायनेस्टी के एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम किया। गुरीद डायनेस्टी की अगर बात करें तो उनकी शुरुआत महमूद गजनी के वेसल्स की तरह हुई, लेकिन गजनी की डेथ के बाद गुरीद्स इंडिपेंडेंट हुए। गुरीद डायनेस्टी नॉर्थ वेस्ट अफगानिस्तान के गुर में बेस्ड थी। 1173 में मोहम्मद गौरी ने थ्रोन संभाली, जो कि गुरीद डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट रूलर्स में से माने जाते हैं। मोहम्मद गौरी के इन्वेजन्स का कारण इंडिया में रूल सेटअप करना था, जबकि महमूद गजनी ने सिर्फ प्लंडर के मकसद से इंडिया को इन्वेड किया। अपने पीक पर गुरीद डायनेस्टी का रूल वेस्ट एशिया के खुरासान से लेकर नॉर्दर्न इंडिया के बंगाल तक फैला हुआ था। मोहम्मद गौरी का कोई सक्सेसर न होने के कारण उसका एम्पायर माइनर सल्तनत्स में डिवाइड हो गया। हर सल्तनत का लीडर एक मामलूक जनरल ही था। इस तरह ऐबक ने इंडिया में 1206 में मामलूक यानी स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत की। आइए जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक रेन फ्रॉम 1206 टू 1210। दोस्तों, वैसे तो कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रोमिनेंट रोल की शुरुआत 1192 से हो गई थी, लेकिन दिल्ली में स्लेव डायनेस्टी की स्थापना कर सुल्तान वो 1206 में गौरी की डेथ के बाद बना। सुल्तान बनने से पहले 1192 और 1194 के बीच ऐबक ने गंगा जमुना के ऊपर दोआब को कॉन्कर किया। 1197 में उसने गुजरात के भीमा सेकंड को डिफीट किया, जिसमें अनहिलवाड़ा को कैप्चर किया और कई टाउन्स को डिस्ट्रॉय और प्लंडर किया। 1202 में ऐबक ने कलिंजर, महोबा और खाजुराहो को भी कैप्चर किया। 1206 में गौरी की डेथ के बाद उसके एक और स्लेव ताज अल-दीन यिल्दिज ने गजनी की थ्रोन को सक्सीड किया। गजनी का रूलर होने के नाते यिल्दिज ने दिल्ली पर भी अपना रूल क्लेम किया, लेकिन ऐबक, जो कि उस टाइम लाहौर में था, उसने यह एक्सेप्ट नहीं किया। इसी समय से दिल्ली सल्तनत ने गजनी से अपने लिंक्स को खत्म कर लिया।
तो दोस्तों देखा जाए तो ऐबक के इस डिसीजन ने इंडिया को अननेसेसरी सेंट्रल एशियन पॉलिटिक्स में पड़ने से प्रिवेंट किया। इस डिसीजन का फायदा यह भी हुआ कि दिल्ली सल्तनत अब खुद से डेवलप होने वाला था, न कि किसी आउटसाइड कंट्रीज पर निर्भर होकर। लेकिन ऐबक का रूल ज्यादा समय तक नहीं चल पाया और 1210 में इंजरीज के चलते उसकी डेथ हो गई। ऐबक को सबसीड किया आराम शाह ने, जो कि एक वीक रूलर था। आराम शाह को इल्तुतमिश ने डिफीट करके सल्तनत को सक्सीड किया। आइए जानते हैं स्लेव डायनेस्टी के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश रेन 1210 to 1236। इल्तुतमिश ऐबक का सन इन लॉ था। इससे यह पता चलता है कि रूल की शुरुआत में ही हेरिडिटरी के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया गया। 1211 में इल्तुतमिश ने अपने सक्सेशन के साथ ही सल्तनत की कैपिटल लाहौर से दिल्ली शिफ्ट की। उसकी फोर्सेस ने 1210 के दशक में बिहार को कैप्चर किया और 1225 में बंगाल को इन्वेड किया। 1220s के दशक के स्टार्ट में इल्तुतमिश ने इंडस वैली रीजन पर ध्यान नहीं दिया, जिस पर मंगोल्स, ख्वारिज़मी एम्पायर और कुबाचा की नजर थी। ख्वारिज़मी एम्पायर सेंट्रल एशिया का एक एम्पायर था और कुबाचा ऐबक का ही एक स्लेव था। ख्वारिज़मी और मंगोल थ्रेट के खत्म होने के बाद इल्तुतमिश ने 1228-29 में इंडस वैली टेरिटरी को इन्वेड कर सल्तनत का पार्ट बना लिया। इल्तुतमिश ने मंगोल इन्वेडर से एम्पायर को डिफेंड किया और राजपूत के एक्सपेंशन को भी स्टिफ रेजिस्टेंस दिया। 1221 में इल्तुतमिश ने चंगेज खान के इन्वेजन को भी रोक दिया। उसने ही कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क और कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवाया। कुतुब मीनार यानी विक्ट्री टावर कंस्ट्रक्शन ऐबक ने स्टार्ट करवाया था। इसका नाम फेमस सूफी सेंट कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया है। इल्तुतमिश ने अपनी सल्तनत में 2 कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया, सिल्वर टांका और कॉपर जीतल। इंडिया में इक्ता सिस्टम की शुरुआत भी इल्तुतमिश ने ही की। इस सिस्टम में एक टर्किश चीफ को एक पीस ऑफ लैंड अलॉट किया जाता था, जिसको इक्ता बोलते थे। ये टर्किश चीफ स्टेट को दिए जाने वाले लैंड रेवेन्यूज और टैक्सेस को कलेक्ट करता था। इसके बदले में उस टर्किश चीफ को एक ट्रूप्स की टुकड़ी को मेंटेन करना होता था, जो रूलर की सर्विस के लिए होती थी। ये ग्रांट हेरिडिटरी नहीं थी और सुल्तान के प्लेजर पर दी जाती थी। तो दोस्तों, ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि इल्तुतमिश ही नॉर्थ इंडिया की टर्किश कॉन्क्वेस्ट का रियल कंसोलिडेटर था। 1236 में इल्तुतमिश की डेथ हो जाती है और उसको सक्सीड किया उसकी डॉटर रजिया सुल्ताना ने। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रजिया सुल्तान के रूल के बारे में। रजिया सुल्ताना रेन 1236 to 1239। अपने रेन के लास्ट ईयर में इल्तुतमिश सक्सेशन के लिए वरिड था। उसके बेटों को वो थ्रोन के लिए वर्दी नहीं मानता था, इसलिए उसने नोबल्स और थियोलॉजियंस को अग्री करवाकर अपनी डॉटर रजिया को थ्रोन के लिए नॉमिनेट किया। रजिया का नॉमिनेशन उस समय के हिसाब से एक नॉवल स्टेप था। रजिया के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो फर्स्ट और लास्ट मुस्लिम वुमन थी जिसने दिल्ली पर राज किया। रजिया का रूल सिर्फ 3 साल का रहा, लेकिन उसके कई इंटरेस्टिंग फीचर्स थे। रजिया का रेन मोनार्की और टर्किश चीफ्स के बीच पावर स्ट्रगल की शुरुआत थी। इन चीफ्स को चहलगनी कहा जाता था। चहलगनी सल्तनत के 40 इंपॉर्टेंट नोबल्स थे। इल्तुतमिश की डेथ के बाद ये चीफ्स थ्रोन पर एक पपेट को बैठाना चाहते थे, जिसको वो कंट्रोल कर पाते। इल्तुतमिश ने इन चीफ्स को हमेशा ही इग्नोर किया। बढ़ते एरोगेंस और पावर ड्रंक होने के कारण मोनार्की और चीफ्स में फ्रिक्शन क्रिएट हुआ। रजिया ने फीमेल अपैरल्स को डिस्कार्ड करके कोर्ट में बिना वेल के प्रोसीडिंग्स करना चालू कर दिया। उसने वॉर में आर्मी को लीड भी किया। रणथंबोर राजपूत के अगेंस्ट उसने एक्सपीडिशन भेजे, उनको कंट्रोल करने के लिए, और पूरे किंगडम में लॉ एंड ऑर्डर को एस्टैब्लिश किया। एक इंटरनल रिबेलियन के चलते रजिया को इम्प्रिजन कर दिया गया, लेकिन वहां से फ्री होकर उसने दिल्ली को कैप्चर करने का फिर से अटेम्प्ट किया। इस रिबेलियन में रजिया ने बड़ी बहादुरी से लड़ाई की, पर उसकी हार हुई और उसे मार दिया गया। रजिया सुल्ताना को उसके ब्रदर मुइजुद्दीन बहराम शाह ने सक्सीड किया। रजिया के बाद कई रूलर्स रहे जो कि प्रोमिनेंट नहीं थे, अंटिल घियासुद्दीन बलबन, जिसके बारे में हम नेक्स्ट सेक्शन में जानेंगे। एरा ऑफ बलबन 1265 to 1287। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले मेंशन किया था, टर्किश चीफ्स और मोनार्की के बीच की पावर टसल अब भी जारी थी। 1246 में इल्तुतमिश के यंगर सन नसीरुद्दीन महमूद ने थ्रोन संभाली। बलबन नसीरुद्दीन महमूद के नायब यानी डेप्यूटी की पोजीशन पर था। महमूद एक वीक रूलर था। सल्तनत का इफेक्टिव रूलर बलबन ही था, जो चहलगानी की हेल्प से रूल कर रहा था। बलबन ने अपनी एक बेटी की शादी नसीर से करवाकर अपनी पोजीशन को और स्ट्रेंथन किया। बलबन की लगातार बढ़ती अथॉरिटी से कई टर्किश चीफ्स एलियनेटेड हो गए, क्योंकि सुल्तान पर अब उनकी पावर और इन्फ्लुएंस कम हो गई थी। इसी के चलते 1253 में एक कंस्पिरेसी के तहत चीफ्स ने बलबन को उसकी पोजीशन से एक्सपेल कर दिया। उसकी जगह एक इंडियन मुस्लिम इमादुद्दीन रेहान को नायब बनाया गया। बलबन स्टेप डाउन करने के लिए तैयार हो गया और स्टेप डाउन करने के बाद 1.5 साल में अपने कई अपोनेंट्स को अपनी तरफ कर लिया। इसके बाद उसने एक मिलिट्री शोडाउन के लिए प्रिपरेशन चालू की। सुल्तान नसीर ने बलबन की सुपीरियर स्ट्रेंथ को देखकर रेहान को एक्सपेल कर दिया और बलबन को फिर से नायब बना दिया। 1265 में सुल्तान नासिर की डेथ हो गई और कोई मेल एयर न होने के कारण बलबन ने फाइनली थ्रोन को सक्सीड किया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बलबन के एडमिनिस्ट्रेशन के फीचर्स के बारे में। एडमिनिस्ट्रेशन अंडर बलबन। बलबन का रेन एक स्ट्रॉन्ग और हाईली सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट के लिए जाना जाता है। वो लगातार मोनार्की की प्रेस्टीज और पावर को इंक्रीज करना चाहता था।
क्योंकि वो ये समझ गया था कि यही एकमात्र तरीका है उसके सामने आने वाले इंटरनल और एक्सटर्नल डेंजर्स को फेस करने का। थ्रोन के क्लेम को स्ट्रेंथन करने के लिए बलबन ने खुद को लेजेंडरी इरानियन किंग अफरासियाब का डिसेंडेंट बताया। खुद को टर्किश नोबिलिटी का हिस्सा प्रूव करने के लिए नोबिलिटी का चैंपियन बनकर खड़ा हुआ। नोबल फैमिलीज के अलावा कोई भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट पोस्ट के लिए अलाउड नहीं था। बलबन ने खुद को टर्किश नोबिलिटी का चैंपियन तो क्लेम किया, लेकिन किसी के साथ भी पावर शेयर करने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं था, अपने फैमिली मेंबर से भी नहीं। बलबन एक स्ट्रिक्ट रूलर था और उसके कोर्ट में स्ट्रिक्ट ओबीडियंस फॉलो किया जाता था। छोटे से ऑफेंस के लिए भी सिवियर पनिशमेंट्स दी जाती थी। नोबल्स को चेक में रखने के लिए उसने स्पाइस का एक सिस्टम बनाया हुआ था। नवरोज, जो कि एक पर्शियन फेस्टिवल था, उसको इंडिया में इंट्रोड्यूस बलबन ने ही किया। बलबन के रूल में पंजाब में इस्लाम में लार्ज स्केल कन्वर्जन्स देखने को मिले। चहलगनी यानी टर्किश नोबल्स की पावर को बलबन ने ब्रेक कर दिया और मोनार्की की पावर और प्रेस्टीज को एस्टैब्लिश किया। जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सट्रीम इंपार्शियलिटी का प्रमाण बलबन ने दिया। उसकी अथॉरिटी को ट्रांसग्रेस करने पर चाहे कितना भी बड़ा लैंडेड ओनर क्यों ना हो, उसको पनिशमेंट दी जाती थी। बलबन ने एक सेंट्रलाइज्ड आर्मी ऑर्गेनाइज की, जिससे इंटरनल डिस्टर्बेंसेस और मंगोल्स को रिपेल करने में आसानी हुई। इसके लिए उसने मिलिट्री डिपार्टमेंट यानी दीवाने अर्ज को रीऑर्गेनाइज किया। बलबन के रेन में दिल्ली तो ठीक, लेकिन उसके आसपास के एरिया में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिटीरियोरेट होती चली गई। गंगा, जमुना, दोआब और अवध के रीजन में रॉबर्स और डेकॉइट्स का आतंक बढ़ता चला गया। इनको रोकने के लिए बलबन ने हार्श मेथड्स का यूज किया, जैसे मेवात के मियोज एथनिक ग्रुप को रूथलेसली मार दिया। फॉरेस्ट क्लियर कर दिए गए और रेबल करने वाले विलेजर्स को डिस्ट्रॉय करके मेन, वुमेन और चिल्ड्रन को स्लेव बना लिया गया। लोगों को अपनी गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ से इंप्रेस करने के लिए बलबन ने एक मैग्निफिसेंट कोर्ट बनवाया। इस बात को एम्फेसाइज करने के लिए कि नोबल्स उसके इक्वल पोजीशन पर नहीं है, उसने सिजदा और पाइबॉस यानी प्रोस्ट्रेशन और किसिंग मोनार्क्स फीट जैसी सेरेमनीज को करने पर इंसिस्ट किया। मंगोल इन्वेजन के चलते सेंट्रल और वेस्ट एशिया में जब मोस्ट मुस्लिम स्टेट्स डिसअपियर हो गए, तब बलबन और दिल्ली सल्तनत ही चैंपियंस ऑफ इस्लाम के रूप में खड़े रहे। बलबन को दिल्ली सल्तनत का वन ऑफ द मेन आर्किटेक्ट्स कहा जाता है। मोनार्की की पावर को असर्ट करके बलबन ने दिल्ली सल्तनत को स्ट्रेंथन किया और फाइनली 1286 में बलबन की डेथ हुई। आइए अब इस लेक्चर का कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन, बलबन की डेथ के बाद दिल्ली सल्तनत में फिर से सक्सेशन को लेकर कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। फाइनली बलबन के ग्रैंडसन कैकुबाद ने थ्रोन को सक्सीड किया, पर 1290 में उसकी भी डेथ हो गई। डायनेस्टी के मेंबर्स के बीच इंटरनल फ्रिक्शन ने सल्तनत के लॉन्ग टर्म इंटेग्रिटी को नुकसान पहुंचाया। बीच में कई वीक रूलर्स के आने से भी सल्तनत वीक हो गई थी। नॉन टर्क्स को लार्ज स्केल में पावर और अथॉरिटी की पोजीशन से एक्सक्लूड करने के कारण और पूरी गवर्नमेंट को सिर्फ कुछ चंद लोगों के हाथ में देकर डिससैटिस्फैक्शन बढ़ता चला गया, जिनके कारण फ्रेश डिस्टर्बेंसेस और ट्रबल्स क्रिएट होने लगे। इन्हीं वीकनेसेस का फायदा उठाकर खिलजीज ने 1290 में बलबन के सक्सेसर्स को रिप्लेस करके ममलूक डायनेस्टी का एंड किया और खिलजी डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।